बात है 23 जून 2018 थाईलैंड में वेल बोट जूनियर फुटबॉल टीम हर रोज की तरह प्रैक्टिस कर रही होती है। सभी की उम्र करीब 11 से 16 के बीच। प्रैक्टिस के बाद उन्होंने प्लान बनाया कि वो घूमने के लिए ताम लुआंग केव जाएंगे, लेकिन इन सभी को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये डिसीजन उनके लिए मौत से कम नहीं है। ये केव थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पर डोयांग नोंग पहाड़ों के बीच मौजूद है। ये केव करीब 10 किलोमीटर लंबी है, जिसमें बेहद तंग रास्ते और पेचीदा सुरंगें हैं। ये बच्चे पहले भी इस केव में आकर एडवेंचर कर चुके थे, लेकिन आज का दिन इनके लिए एडवेंचर नहीं बल्कि एक इंसिडेंट था। जैसे बच्चे केव के अंदर जाते हैं तो बाहर मौसम अपना करवट बदलता है और बहुत तेज बारिश होने लगती है। बच्चों को बारिश के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि अचानक बारिश का पानी तेजी से केव के अंदर आता है। पानी को अंदर आता देख बच्चों को बारिश का पता तो चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी केव के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि बच्चों को वापस लौटने का कोई चांस ही नहीं मिला। बच्चे पानी से बचने के लिए केव में और भी अंदर चलते गए। चलते चलते वो केव के एंट्रेंस से 4 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। इसके बाद शुरू होता है उन 13 बच्चों को ढूंढ निकालने का ऐसा इनक्रेडिबल रेस्क्यू मिशन, जिसका हिस्सा दुनिया की 17 कंट्रीज बन जाते हैं। दुनिया भर के सबसे ज्यादा एक्सपर्ट केव डाइवर्स, 2000 सोल्जर्स और करीब 10,000 वॉलंटियर इस मिशन में अपने जी जान जोग देते हैं और ये इंसिडेंट कई हफ्तों के लिए टॉप वर्ल्ड हेडलाइन बन जाती है। शाम का अंधेरा जब बढ़ने लगा तो पेरेंट्स ने घबराकर हेड कोच को फोन किया, लेकिन उसे भी बच्चों का कुछ पता नहीं था। कोच ने सभी बच्चों को फोन किया, लेकिन सभी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद अचानक फोन एक 13 साल के बच्चे को लग गया। ये बच्चा भी उसी जूनियर फुटबॉल टीम का हिस्सा था, लेकिन वो अपनी टीम के साथ केव जाने के बजाय सीधा घर गया था। उसने इन सभी का केव जाने का प्लान हेड कोच को बता दिया। इसके बाद पेरेंट्स और हेड कोच केव के तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने जब केव के तरफ देखा तो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। पूरी केव पानी की चपेट में थी और बारिश अभी भी रोकने का नाम नहीं ले रही थी। इस पूरे मामले में पेरेंट्स की तरफ से सबसे पहले पुलिस को पता चलता है। पुलिस की तरफ से फौरन सर्च मिशन शुरू किया जाता है, लेकिन लोकल अथॉरिटीज इस वर्स्ट सिचुएशन में बिल्कुल क्लूलेस, क्योंकि अंदर नेटवर्क न होने की वजह से पहले ही बच्चों से कोई मोबाइल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस डेंजर सिचुएशन को देखते हुए लोकल अथॉरिटीज ने कई रेस्क्यू टीम और थाई नेवी सील को इस मिशन से जोड़ दिया। सिचुएशन और खराब तो तब हो गई जब सर्च के लिए अंदर गए रेस्क्यू टीम कुछ ही देर में वापस आ गई। रेस्क्यू टीम को थोड़ा अंदर जाकर एक चैम्बर के पास बच्चों के कुछ फूड फ्रेंड तो दिखाई दिए थे, लेकिन इसके अलावा बच्चों का कोई नामो निशान वहाँ मौजूद नहीं था। बारिश के बढ़ते पानी ने डाइवर्स का अंदर घुसना बेहद मुश्किल कर दिया था। थाई नेवी डाइवर्स को इतने नैरो स्पेस में डाइव करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि उन्हें ओपन सी में ट्रेन किया जाता था। केव में बढ़ता पानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया था, इसलिए पानी को कम करने के लिए इंजीनियर्स की तरफ से पंप और पाइप्स के थ्रू लगातार 10,000 लीटर पर आवर से पानी निकाला जाने लगा। एंट्रेंस से घुसना मुश्किल हो रहा था, इसलिए कई हेलीकॉप्टर पहाड़ के ऊपर से केव में एंट्री पॉइंट तलाश करने लगे। अब तक बच्चों को केव के अंदर फंसे हुए 4 दिन हो गए थे। गुजरते वक्त के साथ बच्चों की जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी भी कम होती जा रही थी। लोकल अथॉरिटीज और थाई नेवी सील की तरफ से की गई हर कोशिश नाकाम हो गई। 4 दिन की इस खतरनाक और बच्चों की केव में फंसने की कहानी को पूरी दुनिया देर ताम कर देख रही थी। इंटरनेशनल मीडिया में इस खबर के आने के बाद दुनिया भर की कंट्रीज से मदद आना शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूएसए, चाइना और इंडिया समेत 17 कंट्रीज ने इस रेस्क्यू मिशन के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। दुनिया भर से मदद मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ आसानियां जरूर देखने को मिली, लेकिन देखते ही देखते पूरे 8 दिन गुजर चुके थे। अब तक बच्चों को लेकर एक भी सुराग हाथ नहीं लग गया था। 1 जुलाई 2018 का दिन इस पूरी क्रिटिकल सिचुएशन में एक जरूरी मोड़ लेकर आता है। इंसिडेंट के इस 90वें दिन न सिर्फ बारिश रुक जाती है, बल्कि बादलों को चीरते हुए आसमान में सूरज भी निकल आता है। ये सूरज इस रेस्क्यू मिशन के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण लेकर आता है। जहां मौसम साफ हो चुका था, वहां डाइवर्स ने अपनी रेस्क्यू मिशन को और तेज करते हुए क्योंकि 700 मीटर दूर के उस एरिया पर ऑपरेशन बेस बना लिया, जिसे चैम्बर 3 का नाम दिया गया। चैम्बर 3 में रहकर ही डाइवर्स को आगे का मिशन चलाना था। इस पूरे सर्च के दौरान यह अंदाजा लगाया जाता था कि बच्चे पानी से बचने के लिए किस हायर ग्राउंड पर हो सकते हैं। ऐसे में उसके होने का जो बेस्ट पॉसिबल पॉइंट था
वो पटाया बीच था। लेकिन जॉन वॉरेंटन और रिस स्टैटन नाम के दो ब्रिटिश डाइवर्स जब कई घंटे डाइव करके वहाँ पहुँचे तो उन्हें वहाँ भी बच्चों का कोई नाम और निशान नहीं मिला। जॉन वॉरेंटन और रिक स्टैटन सबसे आगे डाइव कर रहे थे, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के बाद इनकी ऑक्सीजन टैंक में इतनी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि वो और आगे बढ़कर फिर वापस भी लौट सके। ऐसे में उन्हें यहीं से लौट जाना चाहिए था, लेकिन दोनों ब्रिटिश डाइवर्स ने अपने सूझबूझ से एयर फ्लाई को नॉर्मल इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। पटाया बीच से डाइव करते हुए वो आगे बढ़े और वहाँ से करीब 400 मीटर दूर आ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्हें कुछ इंसानी गंध महसूस होने लगी। उन्होंने अपने मास्क उतारकर जैसे ही टॉर्च जलाई, सामने कुछ ऊंचाई पर उन्हें वो दिखाई दिया जिसकी उम्मीद 10 दिनों से पूरी दुनिया कर रही थी। वहाँ वो बच्चे मौजूद थे जो 10 दिनों से इस अंधेरी और खतरनाक केव में सरवाइव कर रहे थे। ये खबर जब बाहर रेस्क्यू टीम तक पहुंची तो सभी ने राहत की सांस ले ली। बच्चों के मिलने के बाद इनके पास रेस्क्यू टीम ने खाना, पानी, कंबल, ऑक्सीजन और मेडिकल हेल्थ समेत हर जरूरी चीज पहुंचाई। लेकिन रेस्क्यू टीम के हिसाब से बच्चों का मिलना इस मिशन का सबसे इजीएस्ट पार्ट था। इनके सामने अब सबसे बड़ा टास्क ये था कि आखिर बच्चों को केव के करीब 4 किलोमीटर अंदर से कैसे महफूज बाहर निकाला जाए। इसको लेकर एक्सपर्ट ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला प्लान बना कि बच्चों को खाने और पानी के साथ अगले 6 महीनों तक केव में ही रहने दिया जाए, जब तक मॉनसून खत्म नहीं हो जाता। लेकिन जब डाइवर्स ने केव के अंदर की ऑक्सीजन लेवल को मेजर किया तो वो सिर्फ 15% ही था, जबकि किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर में नॉर्मली 21% ऑक्सीजन जरूरी होता है। 15% की ऑक्सीजन लेवल में वो 1 महीने भी सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए इस प्लान को फौरन ही कैंसिल कर दिया गया। ऐसे में रेस्क्यू टीम के सामने अब सिर्फ एक ही प्लान था कि बच्चों को डाइव कराकर ही बाहर लाया जाए, लेकिन उनमें से किसी को भी डाइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब तक बच्चों को केव में फंसे हुए 15 दिन हो चुके थे। ऐसे में वेदर फोरकास्ट ने सभी की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वेदर पॉडकास्ट के हिसाब से 10 जुलाई के बाद थाईलैंड के इस एरिया में भारी बारिश पड़ने वाली थी। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने ये डिसाइड किया कि बच्चों को डाइव कराकर ही बाहर लाया जाएगा, लेकिन डाइविंग के दौरान इनको बेहोश रखा जाएगा। इसलिए 8 जुलाई को रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया, जो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस रेस्क्यू मिशन होने वाला था। प्लान के हिसाब से एक ही दिन में सिर्फ 4 बच्चों को ही निकालना था। प्लान के हिसाब से 4 बच्चों को बेहोश करके 4 डाइवर्स आगे बढ़ने लगे। लगातार कई घंटों तक अंडर वाटर डाइव और बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हुए एक एक करके चारों डाइवर 4 बच्चों के साथ चैम्बर 3 तक जा पहुंचे। यहाँ से मिशन का सेकंड फेज शुरू हुआ, जिसमें चारों बच्चों का मेडिकल चेकअप करके उन्हें सपोर्ट टीम ने स्ट्रेचर पर लिटाया और केव के बाहर लाए। जब एक एक करके चारों बच्चों को बाहर लाया गया तो केव के बाहर हजारों लोगों की उम्मीदें जगमगा उठे, लेकिन किसी को भी वहाँ बच्चों को देखने नहीं दिया गया। प्लान के हिसाब से केव के बाहर लाने के बाद उन्हें लेकर एक टीम फौरन हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई, ताकि उन्हें बेटर कंडीशन में रखा जा सके। अगले दिन 9 जुलाई को सेम प्रोसीजर फिर से दोहराया गया। इस तरह 8 बच्चे महफूज बचाए जा चुके थे, लेकिन अभी भी 4 बच्चों और इनकी असिस्टेंट कोच को रेस्क्यू करना बाकी था। 10 जुलाई आ चुकी थी और अब इस वक्त सबसे बड़ा डर मौसम का था। इससे पहले कि बारिश आकर इस रेस्क्यू टीम पर पानी फेर दे, 10 जुलाई को ही 5 बच्चों को निकालने का फैसला किया गया। रेस्क्यू टीम ने 4 बच्चों और उसके असिस्टेंट कोच को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और चैम्बर 3 तक जा पहुंचे और वहां से चारों बच्चों और इसके असिस्टेंट कोच को बाहर लाया गया और फिर फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसी तरह इंसिडेंट के 18 दिनों बाद सभी को महफूज बाहर लाया गया। जो रेस्क्यू कभी इम्पॉसिबल लग रहा था वो आखिरकार पॉसिबल हो चुका था और पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया जा रहा था।